हो सकता है ये वीडियो आप 5 या 10 मिनट या 15 मिनट तक लॉन्ग हो, लेकिन कम से कम आप इस साइकोलॉजी से जुड़ पाएंगे कि मैं एक ट्रेड प्लान करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखता हूँ और कितना लॉजिकल होता है, कि कितना समझ में आना चाहिए भाव कि खरीदा क्यों ही जा रहा है या फिर बेचा क्यों ही जा रहा है। जब आप पूरे लॉजिक्स को क्लियर कर लेंगे, एक भी माइंड में इस तरह से नहीं आना चाहिए कि मैंने अगर बाई किया है तो क्यों किया है। सारी चीज़ें पहले ही क्लियर करके चलेंगे, ठीक है। समझिए, ये REC का चार्ट है, मैं एक ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। मैं सारे जितने भी अच्छी चीज़ें होंगी वो देखने की कोशिश करूँगा, और मुझे क्यों खरीदना चाहिए मैं कम से कम अपने पास 4 कारण रखूँगा, ठीक है। देखिए, एक बात समझ आती है, बहुत आसानी से इस चीज़ को क्लियर कीजिए कि ये जो 85 का प्राइस है 85 के आसपास से, यहाँ से जब फर्स्ट रैली का शुरुआत हुआ तो ये हाई लगा है 100 के आसपास, ठीक है। 100 के आसपास जब शेयर एक्टिवेट हुए हैं यहाँ पर, तो उन्होंने एक लो लगाया है, वो 90 के आसपास का लगा है। जब दोबारा से इंस्टीट्यूशन बाइंग यहाँ पर आई है, तब क्या किया गया, प्रीवियस लो को, पिछले लो को सेफ रखा गया। मतलब बायर्स ने जो अपनी पहली बाइंग की, उस बाइंग को सेलर काट नहीं पाए। समझिए, अगर मैं यहां से दौड़ता हूं आगे की तरफ और कुछ लोग आगे खड़े हैं जो मुझे पीछे धकेलना चाहते हैं, ठीक है, कुछ लोग आगे खड़े हैं जो क्या चाहते हैं कि वो मुझे पीछे धकेलना चाहते हैं, तो मैं आगे जा रहा होऊंगा तो वो अपना पूरा पावर लगाएंगे आगे पहुंचने पर कि यहां से नीचे की तरफ मुझे दोबारा से धक्का दिया जाए। लेकिन अगर मैं गिरता तो हूं, जहां से चला था वहां तक नहीं गिरता हूं, और दोबारा आगे बढ़ता हूं तो जहां पर ये लोग मुझे पहली बार धक्का दे रहे थे वहां से मैं आगे निकल गया हूं। इसका मतलब है मैंने पहले सेलर्स को बीट कर दिया है, ठीक है, और अपनी पोजीशंस को होल्ड करके रखा है। जहां से चला हूं उससे आगे ही बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब मैं जो धक्का देने वाले लोग हैं उनसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग हूं। ये सेलर और बायर के बीच की बात है। अगर यहां पर डिमांड क्रिएट की जा रही है 85 के पास और हाई लगाया है 100 के पास, तो 15 रुपए की पहले खरीदारी हुई, फिर उस 15 रुपए में से 10 रुपए की बिकवाली हुई है। लेकिन खरीदारी पहले कहां से हुई थी, 85 से, तो पूरी जितनी भी खरीदारी हुई है, बिकवाल पूरी खरीदारी नहीं काट पाए हैं। उससे पहले बायर ने क्या किया, इस सेलिंग को भी काट दिया। मतलब बायर ज्यादा स्ट्रांग है, किससे, सेलर से। और इस सेलिंग को काटने के बाद देखिए यहां पर रुका है प्राइस, कंसोलिडेशन और एक नया हाई 110, मतलब 10 रुपए की एक्स्ट्रा डिमांड और जनरेट कर दी गई प्राइस में, ठीक है। अब दोबारा से क्या हुआ, फिर इस बार के लिए प्रीवियस लो क्या रहा, ये प्राइस रहा, ठीक है, ये प्राइस क्या रहा, प्रीवियस लो। तो सेलर्स ने दोबारा सेल करने की कोशिश किया तो प्राइस डाउन साइड आया, और यहां पर 90 से आके दोबारा से कंसोलिडेशन के बाद अपसाइड मूवमेंट किया है। अभी तक प्रीवियस लो और प्रीवियस हाई कुछ भी ब्रेक नहीं हुए हैं। तो मैं एक इनडिसाइडेबल कंडीशन में पहुंच गया, ना तो मैं बाई कर सकता हूं ना तो सेल कर सकता हूं। अगर अभी तक की मैं अपनी एनालिसिस को देखूं कि प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं हुए, जैसे यहां पर प्रीवियस हाई ब्रेक हुए तो मैं समझ गया कि बायर स्ट्रांग है, तो मैं एक रैली ये ले जाता। यहां पर तो प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं हुए हैं, तो मैं और क्या देख सकता हूं जिससे मुझे पता लगे कि इस पूरे प्राइस एक्शन में बायर ज्यादा स्ट्रांग है या सेलर ज्यादा स्ट्रांग है, तो मैं उसकी तरफ बिड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। यहां पे क्या हुआ, पहले से जो अभी तक कहानी चली आई, तो प्रीवियस लो, पिछली बार जहां से बाई हो रहा है, जैसे यहां पे 85 से बाई हुआ तो ब्रेक नहीं हुआ, यहां 90 से बाई हुआ, तो अभी तक जितना सेलर ने सेल किया 90 को ब्रेक नहीं कर पाए हैं, 90 को ब्रेक नहीं कर पाए हैं। तो मैं, मेरा पहला जो बायस्ड मूव है वो बायर की साइड बनकर बैठा है कि बायर पहले से डोमिनेट कर रहा था, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, इस सेलर ने जहां से सेल किया है, इस सेलर का ब्रेकआउट चाहिए। मतलब इस सेलर को जहां से बायर तोड़ देगा, उसकी सेलिंग को काट देगा, उस प्राइस के बाद मैं समझ लूंगा कि अपसाइड मूवमेंट आ सकता है। अब इनसाइड ऑफ प्राइस पर चल रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ मैंने प्राइस एक्शन की ओपन हाई लो क्लोज में से सिर्फ हाई को मैंने मार्क किया है, हाई और लो को समझने की कोशिश की है। ओपन और क्लोज की तो मैंने बात ही नहीं की अभी। अब मैं दूसरे स्टेप पे चल रहा हूं कि और कैसे समझा जा सकता है कि इस इनडिसाइडेबल कंडीशन से मैं कैसे एनालाइज करूं कि मैं किसकी तरफ बिड करने वाला हूं, ठीक है।
पहला एक माइंड आ गया है, एक रीजन है कि अभी तक लो नहीं ब्रेक हो रहे हैं, तो बायर बाई करने की कोशिश तो कर रहा है। उसने यहां पर ये बेस भी बनाया है और फिर से डिमांड जनरेट की थी, तो बायर की तरफ प्राइस ज्यादा बेहतर लगता है। लेकिन मैं कैसे मान लूं कि इस सेलर का प्राइस ब्रेक कर दिया गया, अब ये सेलर सेल नहीं कर पाएगा, कैसे मान लूं? अब समझिए जरा। आप एक बात बताइए, आपके पास कोई स्टॉक अगर 100 रुपए से रखा होता है, क्या कह रहा हूं कि 100 रुपए से रखा होता है, ठीक है, और उसको आप और खरीदना चाहते हैं, तो क्या करते हैं? नीचे गिरने पर एवरेज करते हैं। क्यों? कि 90 पे आ जाए तो और क्वांटिटी खरीद लूं तो मेरा औसत 95 हो जाएगा। अब अगर 80 आ गया तो और खरीद लूं तो मेरा औसत कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। इस तरह सोचकर एवरेज करते हैं। तो आपके लिए आपका औसत कितना महत्वपूर्ण है, समझिए। जैसे आपने 100 से खरीदारी की शुरुआत की, आपका एवरेज आ गया है 90, तो आपके पोर्टफोलियो में जो भी ये पर्टिकुलर स्टॉक है जिसका औसत भाव 90 रुपया है, अब 90 आपके लिए ब्रेक इवन प्राइस है कि 90 के ऊपर रहेगा तो आपको ग्रीन शो करेगा, मतलब प्रॉफिट में है, और जब तक 90 के नीचे है आप लॉस में है। आपके एवरेज प्राइस के ऊपर आप प्रॉफिट में आ जाते हैं और नीचे आप लॉस में रहते हैं। ये एक ब्रेक इवन प्राइस है। अब सोचिए, आपने 100 पे खरीदारी की, फिर 95 पे, फिर 80 पर, एक औसत निकल कर आता है, वही औसत आपका एक्चुअल प्राइस है, ठीक है। वैसे ही ये सेलर 110 से सेलिंग की शुरुआत तो कर रहा है, क्या सिर्फ 110 पे बिकवाली की होगी? नहीं, देखिए 100 पर भी की गई है, 105 के आसपास भी की गई है, और ये जहां तक गिरावट आई है हर जगह सेलिंग की गई है, तभी तो प्राइस गिरते हुए नीचे आया। इसका मतलब है जो ये सेलर है इसका भी कोई एवरेज प्राइस रहा होगा, इस सेलर का भी कोई एवरेज प्राइस रहा होगा। अगर उस एवरेज प्राइस के, जैसे आपका 100 से खरीदारी की शुरुआत की, 90 औसत आ गया, अब 90 के ऊपर आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। इसी तरह अगर इस सेलर का एवरेज प्राइस मैं काट दूं तो मैं क्या करूंगा? मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा और ये सेलर लॉस में होगा। बात समझ रहे हैं? अगर बायर इस सेलर का एवरेज प्राइस काटने में सक्षम हो रहा है, इसका मतलब है बायर स्ट्रांग है, और उसके भी कुछ प्राइस के एक्शन है कि प्राइस कैसे वहां पर दिखना चाहिए। तो देखिए, अभी मैं डेली टाइम फ्रेम देख रहा हूं, तो मुझे क्या चाहिए? अब मैं डेट टू डेट चल रहा हूं यहां से, ठीक है। मुझे सबसे पहले एक डेट देखना है कि इस दिन को, डेट क्या है जिस दिन ये सेल किया गया, सिंपल। तो मैं क्या करूंगा, एक दिन का एक कैंडल है, ठीक है। अब मुझे यहां पे डेट चाहिए, तो थोड़ा सा प्राइस को बड़ा करके देखता हूं, तो मुझे समझ आता है ये सितंबर से पहले का प्राइस है, और वो भी सितंबर से पहले का प्राइस यहां पे आप लगाइए तो यहां पे सारा कुछ आपको शो कर देगा, 26/8/2022, ठीक है। 108 रुपए का ये क्लोजिंग प्राइस था, इस दिन से सेलिंग चल रहा है। तो 26/8 से जब सेलिंग चल रहा है और अभी तक सेलिंग का कोई औसत भाव निकल के आया होगा, तो मुझे वो चाहिए। तो सोचिए अभी तक कितने दिन प्राइस ट्रेड कर चुका है, कितने दिन प्राइस ट्रेड कर चुका है, मुझे वो पता होना चाहिए, और जितना भी डेली बाई सेल हुआ है वो पता होना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक सिंपल टूल का इस्तेमाल करता हूं। देखिए, जितने कैंडल्स प्लॉट हैं उतने ही दिन प्राइस ट्रेड किया है। हर दिन की कैंडल में बाइंग सेलिंग पहले से है, निहित है, अंदर है ना बाइंग सेलिंग। ग्रीन कैंडल है तो बाई हुआ है, रेड कैंडल है तो सेल हुआ है, तो बाइंग सेलिंग पहले से पड़ा हुआ है। तो मुझे क्या करना है, पूरी कैंडल को काउंट करके अगर कोई इस तरह का टूल मुझे इतने दिन का औसत बता दे जब से सेलिंग आया है, तो मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि क्या एवरेज है। यहां पर एक टूल है आपके पास, एवरेज लाइन, इसको उठाइए और जिस दिन से, यहां 26/8 की डेट से लगाइए, पहला क्लिक कीजिए और अभी तक के प्राइस के पास ले आइए। तो आप देख रहे हैं ये प्राइस अभी सस्टेन कहां पे कर रहा है, देखिएगा बहुत ध्यान से। ये प्राइस सस्टेन कर रहा है कहां पर, अपने सेलर के औसत के पास। वो भी किस तरह से, समझिए अब इस बात को। सेलर सेल कर रहा था, करता जा रहा था, एक जगह बायर ने प्राइस को रोका और इतना बाई किया कि सेलर के औसत भाव को ब्रेक कर दिया, सेलर का एवरेज प्राइस ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद अब वो रिटेस्ट होने आया है। मतलब जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होता है वो सेलर का एवरेज प्राइस होता है, ठीक है। और एवरेज प्राइस अगर रेजिस्टेंस है, यहीं पर सेलिंग पड़ी है, अब ये सेलर क्या करेगा, सोचिए, इसने सेल करके रखा होगा, अब इसके लॉसेस जा रहे हैं, और लॉसेस के बाद दोबारा से प्राइस लौट के इसके कॉस्ट पे आ रहा है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सोचिए, आपका 90 का प्राइस था एवरेज, बिल्कुल आसानी से अपने पोर्टफोलियो के किसी भी स्टॉक से आप इस चीज को
कंपेयर कर सकते। 90 का आपका एवरेज प्राइस था, आप पहले प्रॉफिट में चल रहे थे कि भाव चला गया था 110 तक, ठीक है। दोबारा से क्या हुआ, अचानक से गिरावट आई और प्राइस आ गया है 80 रुपए पर। तो आप क्या हुआ, पहले आप अच्छे खासे प्रॉफिट में चल रहे थे, अचानक से इतनी बड़ी गिरावट हुई, आप लॉस में आ गए। अब बाजार आपको निकलने का मौका दे रहा है और 90 पे दोबारा प्राइस पहुंच रहा है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कॉस्ट पर अपनी पोजीशन को काटने की कोशिश करेंगे। मतलब आपने पहले बाई किया होगा तो 110 जाने पे आपको प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। अब प्राइस गिरकर 80 आया है, लौट के दोबारा 90 जा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या है, आपको अपनी पोजीशंस को काटना है। बाई की गई पोजीशंस को आप सेल करेंगे और यहां पर क्या है, सेल की गई पोजीशंस को बाई किया जाएगा। तो दोबारा से जो सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वहां पर इतनी बड़ी बाइंग दोबारा से, इतनी बड़ी जो सेलिंग है दोबारा से बाइंग में जब तब्दील होगी तो कितना बड़ा यहां पर एक डिमांड जनरेट होगा और प्राइस अपसाइड मूवमेंट करेगा, ठीक है। अब ये कैसे पता लगे कि यहां पर बाइंग चल ही रही है, तो मैं कहता हूं टॉप टू बॉटम अप्रोच के तहत आप क्या कीजिए, सबसे पहले इस एवरेज लाइन को तो बनाकर रखिए, ठीक है, और छोटे से छोटे टाइम फ्रेम पर जाने की कोशिश कीजिए। तो आपको समझ आएगा कि इस जगह पर कोई कंसोलिडेशन, प्राइस गिरने के बाद ठहर रहा होगा, रुक रहा होगा। रुकने का मतलब है संभलना, कि गिरावट आ रही थी, डाउन साइड प्राइस आ रहा था गिरते हुए, और ये इतना लॉजिकल है, आप चार्ट नहीं देखेंगे सिर्फ प्राइस को देखेंगे तो भी कभी कहीं ना कहीं समझ जाएंगे। देखिए यहां पे रुकने लगा है, तो गिरावट के बाद अचानक से मैं आपको ऊपर से धक्का देता हूं, आप नीचे की तरफ गिरते हैं, कहीं ना कहीं आके आप खुद को संभालते हैं, फिर दोबारा ऊपर जा सकते हैं। तो संभालना पहली प्रक्रिया है, तो ये कंसोलिडेशन, रुकना पहली प्रक्रिया है। दूसरी प्रक्रिया अपसाइड मूवमेंट है। तो यहां पे प्राइस कहीं ना कहीं छोटे टाइम फ्रेम पे आके आप देखेंगे तो रुक रहा होगा, तो आप क्या कीजिए, डेली के टाइम फ्रेम को आवरली ले आइए। देखिए अब आपको बेहतर समझ आएगा कि प्राइस यहां पर डाउन साइड आने के बाद कंसोलिडेशन, और कंसोलिडेशन के बाद आज का फर्स्ट कैंडल बहुत स्ट्रांग बना है। अगर अब ये लो सेफ रहे तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक 98 के एसएल के साथ मार्जिन ऑफ एरर रख रहा हूं और इसको लॉन्ग कर रहा हूं कि मेरा सिर्फ 2 रुपया यहां पर रिस्क पर है, सिर्फ 2 रुपए का रिस्क ले रहा हूं, बहुत बड़ा कोई रिस्क नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है ये सेलर यहां पर ब्रेक कर दिया गया है। लेकिन 98 के नीचे एक दिन डेली कैंडल क्लोज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज दिन के 12 बजे 98 रुपया भाव आया तो मैं काट के निकल गया, नहीं, 3:30 बजे तक भाव 98 के नीचे ही ट्रेड करना चाहिए, तो ही काट के निकलूंगा, बाकी नहीं, ठीक है। तो डेली क्लोज मुझे चाहिए, ठीक। डेली क्लोज का मतलब समझ आ गया है कि 3:30 बजे तक 98 के नीचे बना रहे। 12 बजे आ जाए तो मैं काटूंगा नहीं, 98 के नीचे भाव 3:30 तक रहना ही चाहिए, तो ही काट कर निकलूंगा पोजीशन। मैंने रिस्क अपना डिफाइन कर लिया, सिर्फ 2 रुपए, क्योंकि मैं बायर पे बिलीव कर रहा हूं और मुझे लग रहा है इस एवरेज लाइन के नीचे प्राइस नहीं जाएगा और अप साइड एक अच्छा खासा ओपन मूवमेंट, ये हाई भी ब्रेक होंगे यकीन मानिए, और ये 110 के हाई भी मुझे लगता है ब्रेक होंगे। अगर आप 110 का भी टारगेट लेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड जो है 2 रुपए के एसएल के साथ 10 रुपया सामने आ रहा है, ठीक है ट्रेडर्स। इस ट्रेड को आप लेकर रखिए, पोजीशन बना सकते हैं 2 रुपए का रिस्क समझकर। अगर देखिए अपना रिस्क पहले से डिफाइन कर लीजिए, अगर आप 100 रुपए का रिस्क ले सकते हैं तो आपको 50 स्टॉक बाई कर लेने हैं। अगर आप 1000 रुपए का रिस्क ले सकते हैं 500 स्टॉक बाई कर लीजिए। अगर आप 10,000 का रिस्क ले सकते हैं 5,000 स्टॉक बाई कर लीजिए। ये क्या है, रिस्क मैनेजमेंट है। जितना आपकी कैपेबिलिटी है उतना ही स्टॉक बाई कीजिए, ठीक है ट्रेडर्स। थैंक यू।